एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड में आपका प्री बोर्ड का विषय हिंदी का जो पेपर है वो आपका 17 जनवरी के दिन है। देखिए, उसके लिए मैं आपको एक पेपर यहाँ पर सोल्व कराऊंगी जिससे आप अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। यदि आप 75 के 75 नंबर कवर करना चाहते हैं तो देखिए, मैं इसके लिए आपको 2 प्रश्न पत्र दूंगी। तो ये आपका देखिए सेट बा है और ये आपका सेट आ है, जो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पहले बता चुकी हूँ। यदि नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से हो तो आप सभी ये 2 प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लीजिए। आप फ़ॉन्ट पर बिल्कुल मत जाइए। फ़ॉन्ट आपका कैसा भी आए, कोई से भी ज़िले में कैसा भी रहे, लेकिन प्रश्न आपके वही रहेंगे। ठीक है, प्रश्न आपके नहीं बदलाएंगे। फ़ॉन्ट आपका बदला सकता है लेकिन प्रश्न आपके नहीं बदलाएंगे। प्रश्न आपके वही के वही आएंगे। आप ये दोनों प्रश्न पत्र यदि कंप्लीट कर लेंगे हिंदी के पेपर के लिए तो आप 75 के 75 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी बात के ऊपर वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्वक अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपको प्रश्न के आंसर आते हैं तो साथ में आपको प्रश्न के आंसर देते चलना है। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया। ठीक है, तो क्या है प्रश्न, फिर से आप पढ़ लीजिए यदि समझ में नहीं आया होगा तो। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया, यानी कि विभाजित का मतलब है बांटा है। हिंदी साहित्य को कितने भागों में इन्होंने बांटा है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। पहला है आपका 3 कालों में, दूसरा है 4 कालों में, 7 नंबर वाला है आपका 7 कालों में और 10 नंबर वाला है 8 कालों में। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा है। ठीक है, कितने कालों में बांटा है? 4 कालों में। तो इसका बा आपका एकदम राइट आंसर रहेगा। दूसरा है पर परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो पर परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे, बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा लक्ष्मण ने। तीसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्यम परिभाषा है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा ये किसकी है, किसने दी है ये परिभाषा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो रहेगा, ये परिभाषा जो दी है वो है पंडित जगन्नाथ की। ठीक है, इन्होंने ये काव्य की परिभाषा दी है। और चौथा है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है, आपने यदि ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर है आपका संस्कृत मानव। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, संस्कृत मानव। 5वां क्रिया विश्लेषण में विशेषता बताई जाती है। किसकी? क्रिया की विशेषता बताई जाती है क्रिया विशेषण में। देखिए नाम में ही इसका आंसर छुपा है। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, किसकी बताई जाएगी? क्रिया की बताई जाएगी। और छठा है भोलानाथ और उसके साथी अपने घरोदे के किवाड़ बनाते थे। तो इसका आंसर आपका रहेगा लकड़ी से। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है आपका कि कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो इसका आंसर आपका रहेगा देखिए उत्साह। ठीक है, दूसरा है कि जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो वो आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, इसका ये राइट रहेगा। चलिए इसके बाद में तीसरा कि जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें डेडेडेश छंद कहते हैं। तो मात्राओं की यहाँ पे बात की गई है तो वो आपका मात्रिक छंद कहलाएगा। यदि यहाँ पर वर्णों की बात की जाती है तो वो आपको वर्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाएगी वो आपका मात्रिक छंद कहलाएगा, और जिन छंदों में वर्णों की या अक्षरों की गणना की जाती है वो आपको वर्णिक छंद कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए
शहनाई बजाने के लिए डेडेडेस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है शहनाई बजाने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा रीड का। ठीक है, किसका? रीड का। पांचवा, यशोगान डेडेडेस संधि का उदाहरण है। तो ये कौन सी संधि है आपकी? इसमें कौन सी संधि रहती है? तो इसमें आपकी आएगी विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए छठा है, कवि लोग स्टॉक में डेडेडेस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो इसका आंसर आपका रहेगा गाइड। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर? गाइड रहेगा। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। ठीक है, पहला है आपका कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सत्य। ठीक है, आपको यहाँ पे सत्य लिख लेना है कि जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वह अनियोक्ति अलंकार होता है। तो ये आपका असत्य है। लेकिन यदि यहाँ पर आपका रहता अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, तो इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार, इसकी जगह अतिशयोक्ति आता तो ये आपका सत्य रहता। तीसरा है, मनु भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तो ये बात आपकी सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखना है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो ये आपका सत्य है। और पांचवा, राम बजा जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो ये आपका देखिए असत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। ये आपका साधारण और सरल वाक्य है। ठीक है, आप साधारण बोल सकते हैं, ये सरल वाक्य इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सा इसमें कहा गया है कि राम बजा जाता है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में कहा गया है, इसलिए ये आपका आज्ञावाचक नहीं है। हिरोशिमा भारत में है। तो ये आपका असत्य। ये आपका जो हिरोशिमा है वो आपकी पंजाब में है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमने सत्य असत्य कंप्लीट कर लिए। तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में देखिए सही जोड़े का मिलान कर देखिए। पहला है आधुनिक कबीर, इसकी जो जोड़ी रहेगी आपकी रहेगी नागार्जुन। दूसरी है चौपाई, चौपाई आपका समात्रिक छंद है। ठीक है, और एक आपका मात्रिक छंद रहेगा, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। बालम खीरा, बालम खीरा है आपका लखनऊ। और समास के प्रकार, समास के प्रकार आपके 6 होते हैं। और फिर ये सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी आपका कहलाता है। ये 5वीं आपकी जोड़ी। और ऊंच नीच में बई कियारी, इसकी जोड़ी है जो उपजी सो भई हमारी। ठीक है, ये आपकी 6ठी जोड़ी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ठीक है, पहला है कि कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है। ठीक है, तो ये आपका बादल से है। किससे है? ये आपका बादल से। ठीक है, दूसरा रस किसे कहते हैं? कि काव्य की आत्मा को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। ठीक है, दूसरा संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो सभ्यता और संस्कृति से। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, फिर है आपका चौथा प्रश्न कि वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है। तो इसमें आपका है ओज गुण। क्या रहेगा इसमें? ओज गुण। चलिए, पांचवा है रहस्यमय तारों भरी रात लेखिका मधु कंकरिया के मन में क्या जगा रही थी? तो मन मोहन जगा रही थी। ठीक है, इसका आंसर आपका मन
ठीक है। चलिए छठा है, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? रेलगाड़ी में, रेल गाड़ी। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए आपको हम 6 पेपर दे रहे हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के। आप देखिए 90 से ऊपर प्रतिशत बनाना चाहते हैं, यानी कि आप पूरे के पूरे नंबर यदि आप कवर करने चाहते हैं तो देखिए आपको 6 के 6 सेट पेपर करने हैं। यदि आप पास होना चाहते हैं, 50% आप बनाना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए आप केवल मात्र 4 पेपर कर लीजिएगा। ठीक है। आपको हम 4 प्रश्न पत्र देंगे, वो आप 4 प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए आपकी 50% बन जाएगी। लेकिन आप 6 के 6 सेट पेपर यदि कंप्लीट करेंगे तो हाँ आपकी, ठीक है, 95% बन सकती है, यानी कि आप पूरे के पूरे नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है। इसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन नंबर दिए हैं, पूरी जानकारी आपको कॉल करने के बाद मिल जाएगी, तो आप कॉल कर लीजिएगा, हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं। ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। और 7वां, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। 2 रचनाएं और भाव पक्ष, कला पक्ष। 8वां, पर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? इसको आपको लिखना है। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? आपको लिखना है। 10वां, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, आपको 2 बताने हैं। और 11वां है, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको लिखने हैं। और 12वां है, आना एक 19 सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताने। ठीक है। चलिए इसके बाद में है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? लिखना है आपको इसका आंसर। ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके समय का अभाव रखते हुए आप इनको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, देखिए पूरे प्रश्न आने के आपके चांस रहेंगे। यह आपका विषय है, हाथ घड़ी का एक आकर्षण विज्ञापन आपको तैयार करना है और इसमें आपका पठित गद्यांश है यथवा। और यहाँ पर आपको, ठीक है, ध्वनि विस्तारण यंत्र पर प्रतिबंध लगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है और यहाँ पे आपको 23वें प्रश्न में एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रश्न पत्र बता दिया है। सेट ए आ मैं आपको बता चुकी हूँ सॉल्यूशन के साथ में, यदि नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।